नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 3 हमारी जो है समाप्ति पर है। 2-3 ही हमारे छोटे छोटे प्रत्यय रह गए हैं, तो उसका आज हम भाग 28वां करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कल्पना, जो कि साहित्य शास्त्र की बात करता है। यानी कि काव्य शास्त्र की हम जब बात करते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, तो कल्पना क्या है? एक छोटा सा शब्द है। कल्पना सभी करते हैं, हम भी करते हैं, दिन रात करते हैं। जब हम सोते हैं तब हमें स्वप्न आता है, लेकिन अगर हम खुली आंखों से बिना सोए अगर हम कुछ सोचते हैं, सोचना मतलब कि कुछ हम जो हमारे बस में ना हो चीज़ जो हम करना चाहते हैं और उसकी कल्पना अगर हम करने लग जाएं, उसे ही कल्पना कहते हैं। तो कल्पना है क्या, ये देखते हैं आज हम। साहित्य शास्त्र की भाषा में कल्पना किसे कहते हैं? तो खुले नेत्र से स्वप्न देखना ही कल्पना है। यानी कि आप बैठे हुए हैं खाली, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गया जंगल में या मैं कहीं पहाड़ों पर गया, मैं हमेशा प्रकृति की बात इसलिए करती हूँ कि वहाँ पर जो है हमें कल्पना करना आसान होता है। तो खुले नेत्र से जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसे ही कल्पना कहते हैं। कल्पना और यथार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। जो इस टाइम पर चल रहा है, अगर हम कल्पना करें कि जो वायरस आ रखा है, कोरोना वायरस, वो आज तक तो है, लेकिन वो एकदम से कल सुबह ख़त्म हो जाए, मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसका कोई मूल्य ही ना रहे, कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो ये हमारी कल्पना है। लेकिन यथार्थ क्या है कि वो आज है और पूरी दुनिया में उसने जो है काफ़ी लोगों को बीमार किया है, कई लोगों की जान भी ले ली है। तो ये यथार्थ है। तो कल्पना और जो यथार्थ होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। कल्पना के तार का यथार्थ से जुड़ाव की बात सोचना भी एक कल्पना है। यानी कि कल्पना को जब हम यथार्थ से जोड़कर देखते हैं, सच्चाई से जोड़कर देखते हैं, तो वो भी एक प्रकार की कल्पना ही है। तो ये कल्पना है। कल्पना की कल्पना आप कर ही सकते हैं कि कल्पना किसे कहते हैं। तो कवि जो होता है वो अनवरत कल्पना के विश्व में खोए रहते हैं। वह ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कल्पना में खोया व्यक्ति कभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रचना के लिए सशक्त विचारों की आवश्यकता होती है, जो कि यथार्थ से अवगत होने पर ही संभव है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कवि सिर्फ कल्पना के बलबूते पर एक कवि बन जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर हम कल्पना में खोए रहेंगे तो हम जो है शब्दों में कैसे अपनी बात को जो है वो डाल सकते हैं। उसके लिए हमें शब्द भी चाहिए, शैली भी चाहिए। कवि अलंकारों का भी प्रयोग करता है, और उसकी भाषा जो होती है वो भी एक अलग, आम इंसान से हटके होती है। कवि की भाषा जो वो इस्तेमाल करता है पद्य में, यानी कि कविता में अपनी, या किसी भी हम दोहे में कहें। तो कल्पना में खोया व्यक्ति अगर जो बिल्कुल ही खोया पड़ा है कल्पना में, उसे दुनिया के बारे में पता ही नहीं, यथार्थ से वो कोसों दूर है, तो वो कवि कैसे हो सकता है? ये बात इसमें कही गई है। वैसे भी कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। यानी कि कवि की कल्पना जो होती है वो रवि यानी कि सूरज जितनी है, कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच जाती है। ऐसा एक दोहा भी कहा गया है। अब हम देखें तो कल्पना के प्रकार कितने होते हैं, तो दो रूप से मोटे मोटे अगर हम देखें तो कल्पना के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है दीवा स्वप्न, यानी कि मानसिक उड़ाने, जो कि कोई भी एक आम व्यक्ति कर सकता है। दूसरा होता है सर्जनात्मक कल्पना, जिसमें क्रिएटिविटी दिखती है हमें किसी की। तो ये दो प्रकार की कल्पनाएं हम देखते हैं किसे कहते हैं और कौन ऐसी कल्पना करता है, आगे हम देखते हैं। दीवा स्वप्न और मानसिक उड़ाने जो है ये पहली किस्म की जो कल्पना है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने काल्पनिक जगत का निर्माण करता है जो उस व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, और इस प्रकार की कल्पना से सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। यही कल्पना मानसिक रोगियों का एक लक्षण भी होती है। पहले 3 बातें इसमें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने एक आसपास या अपने मन में या खुली आंखों से एक काल्पनिक जगत का निर्माण कर देता है, तो वो उसको क्या प्रदान करते हैं? मानसिक संतुष्टि। बैठे बिठाए हमें सोचने में कि मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया आ गया है, मेरी कल्पना ही तो है, तो इससे क्या होगा? मुझे सिर्फ एक संतुष्टि मिलेगी मानसिक, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। तो ये मेरी मानसिक उड़ान है, जो मैं दिमाग से कहीं तक भी जा सकती हूँ। साथ में दूसरी बात, इस प्रकार की कल्पना से सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। तो कोई भी आम व्यक्ति, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी मानसिक उड़ाने कर सकता है। यानी कि वो बैठा बैठा ये सोचता है कि मेरे पंख लग गए हैं, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में, फूलों के बीच में घूम रहा हूँ। तो ये उसकी एक मानसिक उड़ान ही है, जो कि एक कल्पना है। उसे मानसिक संतुष्टि मिलेगी, साथ में कोई भी इससे लाभ उठा सकता है। बैठे बैठे सोचने में क्या जाता है, हमारे हाथ में इतने करोड़ों रुपए हैं, तो लाभ तो हमें बैठे बैठाए मानसिक
यानी कि मानसिक ही लाभ मिल रहा है, लेकिन लाभ सभी को मिलता है। और मानसिक रोगी जो लोग होते हैं, जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। तभी उनको जो है उनकी इमेजिनेशन जो होती है, उनकी जो इमेजिनेशन कल्पनाओं की दुनिया होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उनको यथार्थ समझ में ही नहीं आता, वो उसी में खोए रहते हैं, वो उसी में हंसते रहते हैं, उसी में वो रोते हैं। तो ये एक लक्षण जो होता है मानसिक रोगियों का भी होता है इस प्रकार की कल्पना का। दूसरी प्रकार की कल्पना की बात करें तो उसका नाम है सर्जनात्मक कल्पना, यानी कि ऐसी कल्पना जो सर्जन करे, जो किसी चीज़ को क्रिएट करे। जैसे कि ऐसी कल्पनाएं जिनके द्वारा कलात्मक, साहित्यिक, सर्जनात्मक, वैज्ञानिक आदि रचना कार्य किए जाते हैं। ये रचनाएं प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं, यानी कि ऐसी कल्पनाएं जिसके द्वारा हम कुछ सर्जन कर दें, कुछ बना दें, कोई कला की चीज़ बना दें, कोई साहित्य लिख दें, या कोई भी चीज़ ऐसी कर दें, या कुछ ऐसा वैज्ञानिक हम आविष्कार कर दें जिसके द्वारा ऐसे रचना कार्य किए जाएं। ऐसी कल्पनाएं सारी सर्जनात्मक कल्पना में आती हैं। मान लीजिए हम कोई कल्पना करके, अगर हमारी क्ले मॉडलिंग बहुत अच्छी है, हम क्ले से कोई मूर्ति बना दें तो वो हमारी सर्जनात्मक कल्पना है। मेरे शब्दों का जाल बहुत अच्छा है और मैं कोई कविता लिख दूं तो ये मेरी सर्जनात्मक कल्पना है। मैं बैठे बिठाए कोई भी ऐसा आविष्कार कर दूं जिससे दुनिया को लाभ मिले तो वो भी वैज्ञानिक सर्जनात्मक कल्पना के अंतर्गत आएगी। और ऐसी जो रचनाएं होती हैं वो अधिकतर प्रतिभाशाली व्यक्ति ही करते हैं। ऐसी कल्पनाएं प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं और उसके द्वारा वो किसी ना किसी रूप में जगत को कोई ना कोई लाभ ज़रूर पहुंचाते हैं। और मैं तो कहूँ लाभ भी क्यों, ऐसी में हानि भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना की उड़ान कहाँ तक है। हो सकता है कोई वैज्ञानिक ऐसा हो जो किसी वायरस का निर्माण कर दे जो कि दुनिया को घातक सिद्ध हो जाए। तो आप समझ सकते हैं इन बातों को। तो जितना साइंस तरक्की कर रहा है उतने उसके नुकसान भी हो रहे हैं। तो ऐसी कल्पनाएं जो हैं वो सर्जनात्मक कल्पनाओं में ही आती है। वैसे तो वैज्ञानिक जो होते हैं सोच समझकर सारे स्टेप्स करते हैं, लेकिन कई बार कल्पनाओं में भी जो है विज्ञान हो सकता है उसकी कोई रचना हो जाए। तो ये सब कुछ सर्जनात्मक कल्पना में ही आता है। अब देखते हैं कल्पना के गुण कौन कौन से होते हैं। कल्पना का जो पहला कार्य होता है वो एकीकरण करना और समंजन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ला देना, आपस में कनेक्ट कर देना, उनको इकट्ठा कर देना और उनके द्वारा किसी चीज़ का निर्माण कर देना। या ना भी निर्माण करना तो मानसिक संतुष्टि तो मिल ही जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का काम भी कल्पना करती है। और कल्पना का संबंध जो है वो आत्मा और मन से होता है ज़्यादातर, लेकिन बुद्धि से कल्पना का संबंध कम होता है। लेकिन जब किसी हम वैज्ञानिक सर्जनात्मक किसी रचना की बात करते हैं तो वहाँ पर कल्पना का संबंध बुद्धि से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो है कल्पना का संबंध हमारे आत्मा और मन से होता है। कल्पना जो है प्रतिभा की उपज है, यानी कि किसमें, मानसिक उड़ानों की जब बात होगी, जब कोई एक आम इंसान बच्चा अपनी जो है कल्पना कर रहा है तो वो तो नॉर्मल कल्पना हो गई, उसमें प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब कोई सर्जनात्मक रचना की बात करते हैं तो वहाँ कल्पना जो होती है वो प्रतिभा की उपज होती है, वो प्रतिभा जनित होती है, प्रतिभा से ही कल्पना जो है होती है और उसके बाद वो रचना हो जाती है। तो ये कल्पना के गुण हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। फिर कल्पना जो है अंतः प्रेरणा व अनुभूति आदि से सामग्री ग्रहण करती है कि मेरे मन ने मुझे कुछ प्रेरणा दी कल्पना करने की, या मेरी कुछ अनुभूति अंदर से ऐसी मेरे भाव जगे कि मुझे इस प्रकार से उसको कल्पना मैं करने लग गई उस विषय के बारे में। तो कल्पना जो है मेरी सामग्री जो है वो सारी अंतः प्रेरणा से, जो मेरे मन में चल रही हैं बातें सारी, जो मेरे अंदर से निकल रही हैं, वहाँ से कल्पना जो है सामग्री लेती है। फिर कल्पना का जब एकीकरण और समंजन होता है, जब बहुत चीज़ों को आपस में जोड़ती है तो उसमें सरलता और मार्मिकता होती है, यानी कि क्लिष्ट नहीं होती। कल्पना नॉर्मल से कोई व्यक्ति बैठा है, उसने कल्पना कर ली, बहुत चीज़ों को आपस में जोड़ दिया कि मैं जो है पहले वहाँ चली गई, मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं आज जो है किसी स्थान पर घूमने गई हूँ और फिर हम उनके घर चले गए, बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो सरलता ही तो है उसमें, क्या ऐसी कोई कठिन चीज़ हो गई, और 2 सेकंड में मैं अपनी कल्पना से बाहर भी निकल आऊँगी। तो ये सारी जो हम कल्पना के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम साहित्य शास्त्र में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कवि जो है वो कल्पना करता है। कल्पना जो है वो बिंबों को विघटित, विगलित, रूपांतरित कर उसे बिल्कुल नए रूप में ढाल देती है। अभी हम इसके बाद जो अगला विषय आएगा वो बिंब ही है हमारा। तो बिंब क्या होते हैं कि कोई भी चित्र का रूप
जो शब्दों में ढाल दे उसे, या शब्दों के माध्यम से कोई चित्र बना देना काव्य में, वो बिंब होता है। और बिंब को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। तो बिंबों को क्या करता है, बिंबों का रूप बदल देती है कल्पना। अभी कोई बिंब प्रयोग कर रहा है, कभी एकदम से उसका रूप बदल कर कुछ और भी बिंब प्रयोग कर सकता है। तो कल्पना जो है बिंबों को उनको रूपांतरित भी कर देती है, उनको विघटित भी करती है, विगलित यानी कि उनके काफ़ी रूप परिवर्तन करके उसे नए रूप में ढाल भी सकती है। कल्पना का ऐसा कार्य है। फिर एस.टी. कॉलरेज का हमने कल्पना का सिद्धांत भी पढ़ा है। तो उन्होंने कल्पना को काव्य आत्मा माना है। जैसे सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग काव्यात्मा के माने हैं चीज़ें। किसी ने जो है कल्पना को काव्यात्मा माना है, किसी ने प्रतिभा को माना है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार, एस.टी. कॉलरेज के अनुसार, विवेक शक्ति काव्यात्मक प्रतिभा का शरीर है, अनुमान शक्ति उसका वस्त्र है, आवेग उसका जीवन है, और कल्पना शक्ति ही वह आत्मा है जो कि प्रत्येक कार्य में सर्वत्र होती है। यहाँ पे होती आएगा। तो इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि काव्यात्मक प्रतिभा का क्या क्या है। शरीर तो विवेक शक्ति है, वस्त्र अनुमान शक्ति है, जीवन आवेग है, और आत्मा कौन है, कल्पना शक्ति। तो इस प्रकार से इन्होंने एक परिभाषा दे दी है जिसमें कल्पना का प्रयोग किया है। ड्राइडन क्या कहते हैं कि कथा वस्तु और चरित्र के पश्चात काव्य की रचना ही वास्तव में कवि का मुख्य काम है, क्योंकि उसी में कल्पना के प्रसार के लिए सबसे अधिक क्षेत्र होता है। तो कथा वस्तु होती है और चरित्र होता है जो उसमें दिखाए जाते हैं काव्य में। तो उसमें जो उसकी रचना में जो कवि का मुख्य काम है, उसमें कल्पना के प्रसार के लिए सबसे अधिक क्षेत्र उसमें मिलता है। तो कथा वस्तु और चरित्र के पश्चात काव्य की रचना करना ही कवि का मुख्य काम है, क्योंकि उसमें कल्पना का मौका मिल जाता है कवि को करने का। उसमें वो कितनी भी उड़ानें भर सकता है। कल्पना में उड़ते उड़ते ही उसी प्रकार वो शब्दों का, बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग कर सकता है। तो कल्पना के माध्यम से ही कवि जो होता है अपने काव्य का संपूर्ण विस्तार कर लेता है। यही कल्पना है, और छोटा सा विषय है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हमने इसमें जो है पहले भी कल्पना का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। थोड़ा सा हमें कल्पना के बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। 2 प्रकार की कल्पनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये विषय समझ में आ गया है कल्पना, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ जो है हमारी PDFs जो है हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, www.teachereducation360.com पर। वहाँ शॉप ऑप्शन पर जाकर आप न्यूनतम शुल्क देकर वहाँ पर PDFs ले सकते हैं। इसके बाद हम 2 विषय पढ़ेंगे, अपना बिंब और प्रतीक। तो आप पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।